हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, आज का अपना चैप्टर रहेगा कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। हमने पहला भाग कंप्लीट कर लिया। ये आपकी जो सेकंड बुक है, भाग ख स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसका पांचवा चैप्टर है। इसके अपन कंप्लीट नोट्स देखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमने अभी तक जो क्या क्या चीजें पढ़ी थी, तो आपको यहाँ पे बता दूं कि हमने कांग्रेस प्रणाली चीज को इसको पढ़ लिया है। उसके बाद में हमने इसे कंप्लीट देखा था, कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण क्या क्या थे, है ना। कांग्रेस 2000 जो अपने इलेक्शंस हुए थे 1967 तक के, जो चौथे आम चुनाव हुए थे, तब तक एक प्रकार से एक प्रमुख पार्टी के रूप में रही थी। तो उसके कारण क्या थे। उसके बाद में फिर कांग्रेस में जो राजनीतिक उत्तराधिकार की एक समस्या उत्पन्न हुई थी, उत्तराधिकार की जो चुनौती, उसे कैसे हल किया गया। उसके बाद अपन देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद में हमने शास्त्री जी के शासनकाल के दौरान जो चुनौतियां आई थी, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। फिर हमने देखा था भारत में वर्तमान में 6 जो राष्ट्रीय राजनीतिक जो पार्टियां हैं, दल हैं, हमने उनको देख लिया था। अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इंदिरा गांधी के पीएम बनने के समय देश की समस्याएं। तो जब इंदिरा गांधी 1967 में पीएम बनती है, 67 में, तो उस समय देश के सामने क्या क्या समस्याएं थी, उसको अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आपको याद होगा, थोड़ा सा अपन बैकग्राउंड में चलते हैं कि 1964 में नेहरू जी की मृत्यु होती है। उससे पहले 1962 में भारत और चीन का युद्ध हो चुका था। 1964 में जब नेहरू जी की मृत्यु होती है, तो पाकिस्तान ने इसे एक मौका समझ करके और भारत पर 1965 में हमला कर दिया था। तो पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था 1965 में। 1966 में फिर जो है वो ताशकंद का समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। शास्त्री जी उस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो एक बार फिर से देश के सामने उत्तराधिकार का संकट पैदा हो जाता है। और फिर मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में जो है वो प्रधानमंत्री बनने की एक प्रकार से होड़ होती है, कंपटीशन होता है। आखिरकार मोरारजी देसाई को हरा करके इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती है। तो अब जब देश की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, तो उस समय देश के सामने क्या क्या समस्याएं थी, उनकी बात अपन करेंगे। पहली बात तो थी मानसून की असफलता। उस साल, उस वर्ष जो है वो मानसून नहीं आने की वजह से काफी हालात खराब हो चुके थे। सूखा पड़ा था देश में। और खाद्यान्न की कमी भी हुई थी उस समय। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हुई थी। निर्यात में गिरावट आ गई थी। और सैन्य खर्चे में बढ़ोतरी से देश आर्थिक संकट की स्थिति में पहुंच गया था। सैन्य खर्चे में बढ़ोतरी का कारण क्या था। मैंने आपको बताया कि तो 1962 में भारत चीन के साथ युद्ध हुआ था। 1965 में भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। और देश में वैसे भी उस समय काफी स्थिति जो है वो खराब थी। तो इसी लिए अब क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने अमेरिका के दबाव में रुपए का अवमूल्यन किया। अवमूल्यन का मतलब होता है रुपए की कीमत को घटा देना। तो पहले क्या होता था कि 5 रुपए में $1 आता था, मतलब $1 5 रुपए के बराबर था। तो इंदिरा गांधी ने इसे 2 रुपए और कम करके 7 रुपए कर दिए। मतलब रुपए की कीमत घटा दी। पहले 5 रुपए में $1 आता था, अब 7 रुपए में $1 आने लगा। तो रुपए की कीमत घट गई, है ना, रुपए की कीमत घट गई। अभी फिलहाल तो अगर अपन देखें तो $1 जो है वो 82 से 85 रुपए के बराबर है, 80 से 85 रुपए के बीच में चलता है। तो उस समय जो है वो 7 रुपए, और पहले 5 थे और फिर 7 रुपए कर दिया था। ठीक है। अब देखो, अब हाँ, यहाँ से हम करेंगे चौथा आम चुनाव 1967। बहुत ही इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बारे में सारी चीजें कवर करेंगे। कई प्रश्न इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। 1967 का जो चौथा आम चुनाव था, इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है। और क्यों राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है, क्या कारण थे, वो अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। तो पहले तो आपको यह ध्यान देना है कि उस समय देश के जो चुनाव हुए थे, उस समय कांग्रेस पार्टी जब जीतती है केंद्र में, हालांकि उसे सीटों का काफी नुकसान होता है, पर फिर भी जब जीतती है, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बनती है देश की। और देश की खराब स्थिति और अनुभवहीन नेता होने के कारण विपक्षी दलों ने जनता को लामबंद करना शुरू कर दिया था। हालात उस समय काफी खराब थे, देश की स्थिति बहुत ही खराब थी। और फिर लोगों जो जैसे जैसे नई पार्टियां जो है वो उत्पन्न हो रही थी, क्षेत्रीय दल जो है वो बन रहे थे, तो उन्होंने जनता को लामबंद करना शुरू कर दिया था। ऐसी स्थिति में अनुभवहीन प्रधानमंत्री का चुनावों में सामना करना भी एक बड़ी चुनौती थी। मतलब अगर कोई प्रधानमंत्री नया हो, जिसने पहले जो है वो प्रधानमंत्री नहीं रहा हो, पहली बार अगर वो चुनाव लड़ रहा हो, तो फिर ऐसे प्रधानमंत्री को इन मुश्किल हालातों में चुनाव का सामना करना एक बहुत ही जटिल कार्य होता है। और इंदिरा गांधी भी उस समय चूंकि एक अनुभवी प्रधानमंत्री थी, पहली बार वो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रही थी। ठीक है।
नेक्स्ट, फरवरी 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए। ये चौथे आम चुनाव थे, ध्यान रखना, क्योंकि चौथा आम चुनाव कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। चौथे आम चुनाव पर छोटा प्रश्न भी बनता है, बड़ा प्रश्न भी बनता है। सारी चीजें आपको ध्यान में रख करके फिर आपको चीजें पढ़नी है। ये देश में हुए इन चुनावी नतीजों ने सबको चौंका दिया। और इसमें क्या हुआ था कि अभी तक के जितने भी चुनाव हुए थे, मतलब 3 जो अहम चुनाव हुए थे सेंटर में, तो हर चुनाव में कांग्रेस एक प्रमुख पार्टी के रूप में एक स्पष्ट बहुमत के साथ में जो है वो सरकार बनाती थी। लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसी नहीं रही। इस चुनाव में स्थिति बिल्कुल बदल गई थी। कांग्रेस को केंद्र और राज्य दोनों ही जगह गहरा धक्का लगा था। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था सीटों का कांग्रेस को। और कांग्रेस किसी तरह लोकसभा में तो सरकार बनाने में सफल रही, लेकिन सीटों और मतों की संख्या में भारी गिरावट आई। सीटें कम हो गई और जो मतों की संख्या थी वो भी काफी कम हो गई थी। कांग्रेस के कई बड़े नेता जो है चुनाव हार गए थे और चुनावों के नतीजों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। तो अब ये जो नतीजे आए थे, इन चुनाव नतीजों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई थी। कांग्रेस 9 राज्यों में चुनाव हार गई थी, मतलब सरकार नहीं बना सकी थी। और ये 9 राज्य कौन कौन से, तो आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल। ये 9 राज्य थे जहां पे कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। और कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाई थी, मतलब ये राज्य कांग्रेस के हाथ से चले गए थे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये राज्य जो है ना, किसी भारत के किसी एक भाग में स्थित हो ऐसा भी नहीं है, ये भारत भर में फैले हुए थे। उत्तर प्रदेश देखो भारत के उत्तर में स्थित है ना। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो ये सेंटर में है। पंजाब की अगर बात करें तो ये उत्तर पश्चिम में है। हरियाणा भी उत्तर पश्चिम में है। बिहार की अगर बात करें तो ये उत्तर पूर्व में है। पश्चिम बंगाल बिल्कुल पूर्व में है। उड़ीसा जो है वो दक्षिण पूर्व में है ना। मद्रास और केरल ये दोनों दक्षिण भारत के राज्य हैं। तो भारत भर में स्थिति खराब हो गई थी। अब चारों तरफ अगर देखें तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी बनी थी। और ये राज्य भारत के किसी एक भाग में स्थित नहीं थे, बिल्कुल ठीक है। मद्रास जो तमिलनाडु है, यानी उसे मद्रास प्रांत, उस समय मद्रास प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि एक क्षेत्रीय पार्टी डीएमके ने सरकार बनाई थी। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये मद्रास जो प्रांत था, वहां पे एक क्षेत्रीय पार्टी जिसे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम कहते हैं, डीएमके कहते हैं, इसने जो है सरकार बनाई थी। और इसने क्या किया था कि हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का विरोध किया था। ये उनका मुख्य मुद्दा था और इस मुद्दे पर इसने जो है वो सरकार बनाई थी। तो अब देखो ये जो चुनाव हुए थे, अब नेक्स्ट अपन दूसरी चीज पढ़ेंगे। ये जो चुनाव हुए थे, तो इस चुनाव में कितनी सारी चीजें हैं। पहले तो यह है कि ये जो चुनाव थे इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है। आप यहाँ पे देखेंगे इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है। क्या कारण था, क्यों राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी जाती है? क्योंकि अब तक की जो स्थिति बनी हुई थी, कांग्रेस एक छत्र राज करती थी। एक मुख्य पार्टी के रूप में कांग्रेस की सरकार बनती थी, पूर्ण बहुमत मिलता था। इस बार ऐसा नहीं हुआ। और राज्यों में तो 9 राज्यों में सरकार कांग्रेस के हाथ से चली गई। तो इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई है। इसके बाद में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में मद्रास प्रांत में एक क्षेत्रीय पार्टी ने सरकार बनाई थी, वो थी डीएमके। और इन्होंने सरकार किस आधार पर बनाई थी, तो इन्होंने हिंदी का राजभाषा के रूप में विरोध किया था और इस आधार पर इन्होंने सरकार बनाई थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखी हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे गैर कांग्रेसवाद। क्या है गैर कांग्रेसवाद? तो जो दल अपने कार्यक्रम और विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से अलग थे, वो एकजुट हुए मतलब आपस में मिले और उन्होंने सीटों के मामले में चुनावी तालमेल करते हुए कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया। तो अब क्या होता था कि जैसे जिनके कार्यक्रम एक जैसे नहीं थे, जिनकी विचारधाराएं मिलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि हम कांग्रेस को हरावें। तो कांग्रेस को हराने के लिए वो पार्टियां आपस में एकजुट हुई और मिलकर के इन्होंने सीटों का बंटवारा करके चुनाव लड़ा। और उन्होंने जो है वो काफी अच्छी स्थिति में आए, फायदा उन्होंने प्राप्त किया था। तो इसे कांग्रेस विरोधी मोर्चा कहते हैं। और इन्होंने किया हुआ था कि इसके नेता थे राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया ने ये जो रणनीति थी, इस कांग्रेस विरोधी मोर्चा जो बना था, इस रणनीति को इन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया था। बच्चों यहाँ से प्रश्न बनते हैं छोटे छोटे, ध्यान रखिएगा कि ये गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था, राम मनोहर लोहिया कौन थे, है ना। गैर कांग्रेस ये जो क्या कहते हैं इसको, कि भाई ये जो चुनावी तालमेल होता था, है ना, गठबंधन भी जिसे अपन कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं। अगर हम बात करें गठबंधन की,
और गठबंधन की बात करने से पहले जैसे यहाँ पे हमने देखा ना कि एक ये क्या होती है कि जो पार्टियां एकजुट हो जाती हैं, तो अभी अगर फिलहाल के अपन हालात देखें अभी वर्तमान के, तो वर्तमान में आप देख सकते हैं जैसे सेंटर में बीजेपी है, तो बीजेपी मतलब अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाए हुए है, तो बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए बहुत सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई है। हालांकि वो जो पार्टियां हैं उनकी विचारधारा एक जैसी नहीं है, उनके 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 जो कार्यक्रम है वो एक जैसे नहीं है, पर फिर भी वो चाहते हैं कि बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए। तो बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए लोगों ने एक मोर्चा बनाया है, इसका नाम भी दिया है इन्होंने इंडिया, है ना, INDIA, इंडिया नाम दिया है। और ये लोग जो है वो समय समय पर अपनी मीटिंग करके आगे की रणनीति बना रहे हैं। तो इस तरीके से किसी पार्टी को सत्ता से बाहर करना हो, तो ये इस तरीके से पार्टियां, विपक्षी पार्टियां जो होती है वो मिल जाती हैं, और ऐसा ही उस दौरान भी हुआ था, उस काल में भी हुआ था। अब हम बात करेंगे गठबंधन। गठबंधन क्या होता है या गठबंधन किसे कहते हैं? गठबंधन की इसे राजनीति भी कहते हैं। तो गठबंधन उस स्थिति को कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा पार्टियां भारत में मतलब साथ में मिलकर के सरकार बनाती हैं। मतलब क्या करती हैं कि या तो जीतने के बाद, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद में भी गठबंधन होता है। चुनाव से पहले भी होते हैं और चुनाव के बाद में भी गठबंधन बनते हैं, जब स्थिति ऐसी होती है कि किसी पार्टी को एक पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, या कुछ पार्टियों को जब नहीं मिलता तो कुछ और पार्टियों को उनके साथ जोड़ दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला होता है, तो फिर उस समय गठबंधन की स्थिति बनती है। और फिर प्रश्न ये भी बनता है कि ये जो गठबंधन की राजनीति कब से शुरू होती है? तो ध्यान रखना, ये जो 1967 का जो चुनाव हुआ था, चौथा आम चुनाव, जैसा हमने ऊपर अभी पढ़ा था, तो उसके बाद ये स्थिति बनी थी, क्योंकि उससे पहले तो कांग्रेस एक प्रमुख पार्टी के रूप में सरकार बनाती थी, पूर्ण बहुमत मिलता था, तो ऐसी स्थिति होती नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ कि कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती गई थी, होती जा रही थी, और बाकी जो पार्टियां थी वो धीरे धीरे पार्टियां जो है वो ज्यादा प्रभावशाली होती जा रही थी। तो ऐसी स्थिति बन रही थी। 1967 के चुनावों से गठबंधन की घटना सामने आई, पार्टियों को बहुमत नहीं मिला, और अनेक गैर कांग्रेसी सरकारों ने मिलकर के संयुक्त विधायक दल बनाया था। ठीक है, संयुक्त विधायक दल बनाया था, याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे खतरनाक दशक। आपको याद है कि 1960 का जो दशक है उसे हम भारतीय इतिहास में खतरनाक दशक के नाम से जानते हैं। तो क्या कारण थे, क्यों हम इसे खतरनाक दशक कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों पहले तो याद रखना है कि प्रश्न बनता है कि खतरनाक दशक किसे कहते हैं, तो 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहते हैं। और क्यों कहते हैं 1960 के दशक को खतरनाक दशक? इसके कई कारण है। पहला तो ये था, पहले तो देखो इसमें यह था कि इस दशक में भारत में गरीबी, और उसके बाद में गैर बराबरी, सांप्रदायिक क्षेत्रीय विभाजन जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ा था। इसके अलावा क्या हुआ था, आपको याद होगा कि 1962 में भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ था, 1965 में भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। तो दो तो युद्ध देखे थे देश ने। उसके अलावा दो प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई थी इस दौरान, 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हुई थी, है ना, मई 1964, 27 मई 1964। फिर शास्त्री जी की 10 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की मृत्यु हो गई, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री। तो ये इसलिए जो है इतना स्थिति ऐसी रही थी, तो इसलिए इसे खतरनाक दशक के नाम से जाना जाता है। फिर चौथा चुनाव जो होता है, चौथा आम चुनाव 1967, वो भी इसी दशक में होता है। उसमें जो है वो कांग्रेस जो प्रमुख पार्टी थी उसे काफी नुकसान होता है चुनाव में, पार्टी के स्तर पर भी देखें, सीटों के स्तर पर भी, और मतों के स्तर पर भी। तो ऐसी चीजें रही थी। और उसके अलावा मानसून की असफलता, खाद्यान्न की कमी, बहुत खतरनाक स्थिति थी, इसलिए इसे खतरनाक दशक कहते हैं। नेहरू जी के उत्तराधिकारी को बड़े आसानी से चुन लिया गया। मानसून की असफलता से सूखे की स्थिति बनी थी। 1962 और 1965 में चीन और पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था, और इसीलिए इसको हम खतरनाक दशक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ तक पढ़ा। अब हम देखेंगे शास्त्री जी के बाद में जो है वो उत्तराधिकारी। तो 1964 से लेकर के 1966 तक शास्त्री जी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे थे। और शास्त्री जी की मृत्यु के बाद एक बार फिर से जो उत्तराधिकारी का संकट पैदा हुआ, तो इस बार क्या हुआ कि इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में मुकाबला था, और मोरारजी देसाई को हरा करके इंदिरा गांधी जो है वो देश की प्रधानमंत्री बनती है। तो ये चीजें अपन आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम कंप्लीट देखेंगे इस बारे में। उसके बाद फिर हम दल बदल के बारे में देखेंगे, फिर हम सिंडिकेट के बारे में देखेंगे, 1969 का जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था उसके बारे में देखेंगे। और ये कंप्लीट नोट्स बच्चों अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक नंबर नोट कर लीजिए मेरा, उस नंबर पे आप
मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप की लिंक प्राप्त होगी। आप उस व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर हम आपको पीडीएफ शेयर करते हैं। हमारी जो लाइव क्लासेस होती है एवरीडे शाम को 8:30 बजे, उस लाइव क्लास के नोटिफिकेशन भेजते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन होते हैं या एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो भी हम आपको वहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप नंबर नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 9079622989। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ नंबर 9079622989। इसके अलावा हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा एजुकेशन राइज। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर हमने विभिन्न कोर्सेज बना रखे हैं। वो सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे मात्र 99 रुपए में। हम पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आपको कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं, जिसमें आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे, प्रश्न उत्तर मिलते हैं, एमसीक्यूज मिलते हैं, ऑनलाइन क्लास मिलती है, लाइव टेस्ट मिलते हैं, सब कुछ आपको मिलता है। तो बच्चों बाकी की जो सारी चीजें हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।